नई सोच नई कहानी रेडियो जर्नी विद स्मृति ईरानी की 12वीं कड़ी प्रस्तुत है, जिसे पेश करेंगी महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी। आज का विषय है देश का बजट। नमस्कार, स्वागत है आप सबका नई सोच नई कहानी में। आज कहानी थोड़ी सी पुरानी है, सोच और अंदाज थोड़ा नया है। 31 जनवरी का दिन, कल दिलों की धड़कनें तेज हो जाएंगी क्योंकि कल आएगा देश का बजट। आप सब देखेंगे कैसे पूरे देश की मीडिया, देश की संसद का लिटरली ऑलमोस्ट ऐसा लगता है घेराव कर लेगी। वित्त मंत्री जी वहां पर विद्यमान होंगी, धड़ाम से खुलेगा एक लैपटॉप, पूरी दुनिया और देश की निगाह होगी उस लैपटॉप पर कि बोलने क्या वाली हैं। और उसके बाद निश्चित रूप से मोदी सरकार की गारंटी है कि खुशी की लहर पूरे देश में होगी। लेकिन बनता कैसे है ये देश का बजट? मैंने आपसे वादा किया था कि हमारी सरकार के सानिध्य में देश की जनता के लिए जो काम होता है प्रधानमंत्री मोदी के निर्देश अनुसार, उसके बारे में आपको इस कार्यक्रम के माध्यम से हम जानकारी दिलवाएंगे। लेकिन ये कार्यक्रम भी कैसे संभव है? इस कार्यक्रम के लिए अगर आकाशवाणी के पास बजट ना होता, जो वर्तमान में इस आवाज को रिकॉर्ड कर रहे हैं उनकी अगर सैलरी ना होती, शायद मैं आपसे मुखातिब ना होती। तो ये करने वाले हैं वित्त मंत्रालय के सभी अधिकारी। उनमें से एक आज हमारे साथ यहाँ स्टूडियो में विद्यमान है, एडिशनल सेक्रेटरी बजट आशीष वच्छानी जी। आशीष जी, ये देश का बजट आप सब बनाते कैसे हैं? दिखते तो आप हैं नहीं कभी। देश का बजट बनाना एक बहुत ही बड़ी प्रक्रिया होती है। करीब 7 महीने पहले प्रारंभ होते हैं। हमारे वित्त सचिव जो हैं, फाइनेंस सेक्रेटरी, सबसे पहले सारे मंत्रालयों के साथ में प्री बजट मीटिंग्स करते हैं। मंत्रालय अपने जो उनके कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, उनके जो क्लाइंट्स हैं, स्टेक होल्डर्स हैं, उनसे बात करके प्रपोजल्स लाते। इसी बीच विभिन्न प्रकार की ऑर्गेनाइजेशंस, सोशल ग्रुप्स, लोग इंडिविजुअल लेवल पे हमारे वित्त मंत्री जी को पत्र लिखते हैं। विभिन्न मंत्री जो हैं हमारे यूनियन कैबिनेट में, उनकी तरफ से रेफरेंसेस हमारे वित्त मंत्री के पास आता है। ये सब हम इकट्ठा करके प्रधानमंत्री जी के समक्ष रखते हैं। उनके दिशा निर्देश अनुसार हम लोग बजट तैयार करते हैं, जो कि हम अपने परिवारों में भी करते हैं। अपने घर में हम कितना कमाते हैं, कितना खर्चा करते हैं, कितना हम उधार ले सकते हैं, तो वो एक पूरे देश के लेवल पे हम लोग तैयार करते हैं और उसमें सारे जितने वर्ग हैं उनके इंटरेस्ट को हम ध्यान में रखने की बहुत अच्छा उदाहरण दे रहे हैं आशीष जी। जैसे परिवार का बजट बनता है, उसी अपेक्षा के साथ, उसी सहयोग के साथ, उसी संकल्प के साथ देश का बजट भी बनता है। और जब बात परिवार की आती है आशीष जी, तो कई बार ये परिवार ही बैठकर तय करता है कितना बजट जाएगा बच्चों की शिक्षा के लिए, परिवार के स्वास्थ्य के लिए, भोजन के लिए, अगर नया घर खरीदना है तो बजट को किस तरह से इस्तेमाल किया जाए। क्या यही चुनौती आपकी भी रहती है? आपने बिल्कुल सही फरमाया मैडम। हमारे बजट तैयार करने में सबसे मुख्य जो दिशा निर्देश है प्रधानमंत्री जी का, वो है कि हमें अपनी वित्तीय स्थिति को मजबूत करना है। अगर हम फाइनेंशियली मजबूत रहे, तब जो जनता ने जो मैंडेट दिया है, जो उनके ऊपर में विश्वास व्यक्त किया है, वो हम पूरा कर सकते हैं। सो फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं कि हम रिस्पॉन्सिबल हैं अपनी वित्तीय हालत के लिए, वो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हम अपने परिवारों में भी उतना ज्यादा पैसा खर्चा नहीं करेंगे जिससे कोई प्रोडक्टिव एसेट हमारे पास ना हो। उसी प्रकार हम लोग बजट बनाते समय भी ये सोचते हैं कि जितना लोगों का भला हो सके, उनको एम्पावर किया जा सके, उस तरह की स्कीम्स आए और उस तरह हम पैसा खर्चा करें। आशीष जी, ये बताएं, देश हमारा एकमात्र ऐसा है पूरी दुनिया में जो 80 करोड़ से ज्यादा नागरिकों को मुफ्त का राशन दे रहा है। एकमात्र ऐसा देश है पूरी दुनिया में जहां पर 10 करोड़ से ज्यादा गरीब परिवारों को आप सालाना आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत 5 लाख रुपए की व्यवस्था मुहैया करा रहे हैं। एकमात्र हमारा देश ऐसा है जहां पर आपने एक बहुत अल्प अवधि में, बहुत कम समय में 10 करोड़ गरीब बहनों को उज्ज्वला के माध्यम से सिलेंडर का प्रधानमंत्री ने उपहार दिया है। एक ही देश ऐसा है जिसने वैक्सीन मुफ्त में हर नागरिक तक पहुंचाई है, वैक्सीन देश में बनाई है। बहुत आसान होता है विशेषज्ञों का टिप्पणी करना वित्त मंत्रालय पर कि भाई हम ऐसा चाहते हैं, वैसा चाहते हैं। प्रेशर बहुत रहता है, स्पेशली जब कोविड की चुनौती आई थी, तो प्रेशर वाली सिचुएशन में जब दुनिया पूरी चिंतित होती है, दुनिया को समझ नहीं आता रास्ता कहाँ से निकालें, भारत सरकार रास्ता कैसे निकालती। आशीष जी वैसे मुस्कुरा रहे हैं जब मैं पूछ रही हूँ, ताकि वो सारे यहाँ पर अपने सीक्रेट्स ना बताए।
लेकिन आशीष जी, जो बैलेंस होता है कि वैक्सीन भी लगानी है, अनाज भी देना है और साथ में जो आप कह रहे हैं वित्तीय जिम्मेदारी भी निभानी है, तो उसमें बिना कटौती के मोदी मैजिक क्या है? मैडम, हमारे प्रजातंत्र में ये सत्य है कि जो चुन के आते हैं हमारे नेतागण, उनको मैंडेट होता है आर्टिकुलेट करने का कि भाई के लिए सबसे जरूरी चीज क्या है। इस संदर्भ में प्रधानमंत्री जी हमको एक दिशा निर्देश देते हैं कि इस वक्त हमारे लिए प्रायोरिटी है कि एक प्रिंसिपल सबका साथ सबका विकास के तहत कोई ऐसा इंसान ना हो जो भूखा जाए, या कोई ऐसा इंसान ना हो जिसे मेडिकल ट्रीटमेंट मुहैया न कराई जा सके। ये ध्यान में रखते हुए हमको स्कीम्स तैयार करना है। तो ये जो है भारत सरकार की प्रायोरिटीज बन जाती है और ये कर्तव्य हमारा बनता है कि हम किस तरह से इसे अप्रोप्रिएटली फाइनेंस करें। साइमल्टेनियसली हम लोग एक्सपेंडिचर रैशनलाइजेशन भी करते हैं। खर्चा जहां जरूरत ना हो वहां नहीं करके बचाते हैं। हमारी टैक्स सिस्टम्स को हम सुदृढ़ करते हैं जिसके तहत लोग वॉलंटरीली कंप्लायंस करें। तो ये एक बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव एफर्ट होता है जिसमें हम लोग को बहुत क्लियर गाइडेंस मिलता है प्रधानमंत्री जी से कि किस तरह से हमें अपने कार्य का निर्वाह करना चाहिए। आशीष जी, जैसा आप प्रधानमंत्री जी के दिशा निर्देश की बात करते हैं, प्रधानमंत्री जी जब लोगों को संबोधित करते हैं तो कहते हैं मेरे परिवारजन, और परिवार के मुखिया की एक खासियत ये होती है कि जो परिवार के मुखिया सुदृढ़ भी होते हैं और डिसिप्लिन भी होते हैं, लेकिन छोटों की बात भी सुनते हैं। तो ऐसी ही एक परिकल्पना माईगव के माध्यम से हमारे राष्ट्र के इतिहास में पहली बार प्रस्तुत हुई, जहां पर डिजिटल डेमोक्रेसी की जब हम विश्व स्तर पे बात करते हैं तो हिंदुस्तान का लोहा माना जाता है। उसी के एक विशेष अंश जो हमारा मेटी का हमारा मंत्रालय है, CEO NEGD विद्यमान है इस वक्त अभिषेक सिंह जी। अभिषेक जी, जैसे कि आशीष जी ने कहा कि अलग अलग संगठन, चाहे वो सामाजिक संगठन हो, वित्तीय संगठन हो, इंडस्ट्री हो, वो सब वित्त मंत्रालय को की क्या दरकार है, उनकी क्या चुनौती है, किस समाधान की वो अपेक्षा करते हैं, ऐसा वो लिख कर भेजते हैं अथवा मिलते हैं। लेकिन आपके सानिध्य में प्रधानमंत्री जी के दिशा निर्देश अनुसार एक अनोखा उपक्रम चलता है जो है माईगव। पहले जनता से कोई पूछता नहीं था 5 साल, सिर्फ वोट छोड़कर कोई बात नहीं होती थी। प्रधानमंत्री जी ने दिशा दी कि आप एक डिजिटल संवाद का माध्यम चुने। उसमें आप लगभग शायद 10 साल से लोगों से पूछ रहे हैं कि उनका बजट कैसा हो, उसके बारे में थोड़ा बताइए। जैसा आशीष ने बताया कि जब बजट की संरचना होती है तो प्रधानमंत्री के निर्देशानुसार सारे सेक्टर्स के व्यूज़ लिए जाते हैं कि इंडस्ट्री को क्या चाहिए, बिजनेसेस को क्या चाहिए, फार्मर्स को क्या चाहिए, और उनके जो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके व्यूज़ को लिया जाता है फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा, फाइनेंस मंत्रालय के द्वारा। बट पहली बार माईगव, जो कि जन सहभागिता का पोर्टल है जिसमें सिटीजन्स कनेक्ट होते हैं गवर्नमेंट से, जो एक ब्रिज है गवर्नमेंट और सिटीजन्स के बीच में, उसके माध्यम से बजट के ऊपर भी राय देने का मौका मिलता है। तो चाहे कोई नागालैंड में रहने वाला व्यक्ति हो, या फिर तमिलनाडु में हो, या फिर केरल में हो, कहीं भी हो, उसको किसी भी इकोनॉमिक बैकग्राउंड का हो, उसको बस क्या करना है, mygov.in पे जाना है और अपने सजेशंस दे देने। उसको बजट से क्या अपेक्षा है, उसकी ज़िंदगी में बजट क्या करेगा। कोई फिशरमैन है, कोई फार्मर है, कोई स्टूडेंट है, कोई स्मॉल बिजनेसमैन है, कोई रेडी पटरी लगाने वाला है, उसको सरकार से क्या अपेक्षा है वो देने का एक प्लेटफॉर्म है माईगव। और बजट के ऊपर हमें हर साल हजारों से की संख्या में सजेशंस मिलते हैं। बहुत सारे सिटीजन्स अपने क्षेत्र में रेलवेज़ के बारे में, रोड्स के बारे में, स्कूल्स के बारे में, हॉस्पिटल्स के बारे में भी सजेशन देते हैं कि क्या कुछ किया जा सकता है। इनको सेक्टर वाइज सेपरेट किया जाता है, फिर फाइनेंस मंत्रालय को हम देते हैं, और कुछ सजेशंस इनमें से एक्चुअल बजट का हिस्सा भी बन जाते हैं। तो जब किसी के सुझाव को आप बजट में देखते हैं, उन्हें बताते हैं कि भाई आपका सुझाव था, साधारण नागरिक सुझाव दे और देश के बजट में वो प्रतिबिंबित हो जाए, उस नागरिक के लिए तो ये गौरव का विषय है। वो बहुत रोमांचित हो जाता है मैम, और उसको लगता है कि सरकार एक्चुअली सुन रही है और सरकार से हम जुड़े हुए हैं। और यही नहीं, ये वित्त बजट मिलने के बाद फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा सभी लोग जिन्होंने सजेशंस दिए हो उनको एक डीओ लेटर के माध्यम से थैंक यू नोट भी जाता है। और उसके बाद इनमें से जिनकी वैल्यूएबल सजेशंस होती हैं, इनको हम अपॉर्चुनिटीज़ भी देते हैं। जैसे पद्मा अवार्ड्स की सेरेमनी होती है तो उनमें उनको हम आमंत्रित करते हैं, रिपब्लिक डे के फंक्शन होता है उसमें वो आमंत्रित होते हैं, और बतौर गेस्ट उनको भी एक मौका मिलता है कि देश के इंपॉर्टेंट इवेंट्स में जुड़ने का। मैं नहीं समझती कि आज तक हमारे नागरिकों को इस बात का अंदाजा भी था कि बजट को बनाने में कितना सहयोग कितने विभाग देते हैं और कितनी बारीकी से हमारे देश का बजट बनता है प्रधानमंत्री जी के दिशा निर्देश में। अभिषेक जी, लेकिन सिर्फ सुझाव पाना नहीं, बजट एक बार जब डिक्लेयर होता है उसके बाद आप हर वर्ग तक उस बजट की बारीकियों को पहुंचाते भी हैं। इन्फॉर्मेशन डिसेमिनेशन माईगव का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, और कई बार लोग बजट की बारीकियों को जो इकोनॉमिक लैंग्वेज में लिखी जाती है और नहीं समझ पाते। हम सरकार की जो योजनाएं हैं, सरकार की जो प्रायोरिटीज़ हैं, सरकार की जो स्कीम्स हैं, बजट के प्रोविजंस हैं, उसको सरल भाषा में, आम लोकचाल की भाषा में
सिंप्लीफाई करके उसके इन्फोग्राफिक्स बना के उसके शॉर्ट वीडियोस बना करके लोगों को शेयर करते हैं। और माईगव की टीम है वो जगह जगह जाके लोगों के व्यूज रिकॉर्ड भी करती है और उसको शेयर करती है। इसका मतलब कल जब बजट आएगा तो निश्चित रूप से हमारे नागरिकों को माईगव प्लेटफॉर्म पर आकर एक बार बजट की बारीकियों को सरल भाषा में समझना चाहिए। बिल्कुल मैम, और माईगव की सोशल मीडिया रीच बहुत ज़्यादा है और काफ़ी ज़्यादा लोग हमसे एंगेज करते हैं। और माईगव फ्राइडेज एट माईगव भी करता है, माईगव के इवेंट्स भी करता है जिसमें बजट के बाद भी लोगों को अपने सजेशन देने का मौका मिलता है। आशीष जी, जैसे कि अभिषेक जी ने कहा कि एक बार बजट आ जाए तो उसके बाद बजट की बारीकियों को समझाने का काम माईगव करता है। लेकिन एक चीज जिसके बारे में मैं बहुत ही रुचि रखती हूँ, ये हलवा सेरेमनी क्या होती है आपके यहाँ पर? पूरी की पूरी मीडिया आती है, आप सब बना के एक साथ हलवा और फिर खा रहे हैं, थोड़ा सा बताइए ना। हलवा सेरेमनी में हमारे वित्त मंत्री जी आते हैं। करीब 7 दिन तक बजट डिवीजन के स्टाफ इंटर्न किए जाते हैं, एक बंद कमरे में रखा जाता है। बजट बारीकियों पर हम ध्यान देते हैं और मतलब आपको बंद कर, आप परिवार से भी नहीं मिलते? किसी से नहीं मिल सकते हैं, सिर्फ हमको अनुमति दी है सरकार ने कि बाहर जा सकते, अंदर में जो लोग रहते हैं वो अंदर ही रहते हैं और वो फाइनलाइज करते हैं। इसमें बजट सीक्रेसी मेंटेन करना बहुत जरूरी होता है क्योंकि उसमें कुछ ऐसी तथ्य निकलते हैं सामने में जिससे किसी को कोई गलत फायदा ना हो, वो हम ध्यान में रखते हैं। हलवा सेरेमनी में हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हमारी जो बजट की प्रक्रिया है वो अच्छे से सुचारू ढंग से हो और मुख्यतः ये बात होती है कि जो बजट हम पेश कर रहे हैं वो देश के लिए सबसे अच्छा हो, ये हम प्रार्थना करते हैं सब लोग। देश के बजट के संदर्भ में न सिर्फ डिजिटल डेमोक्रेसी का एक उदाहरण बल्कि श्रद्धा का भी एक भाव रखना, ये कहानी कुछ अनोखी है। लेकिन इसी कहानी में एक अंतराल ऐसा भी आया आशीष जी कि हम हमेशा देखते थे कि संसद की एक चौखट पर वित्त मंत्री खड़े हैं बजट का ब्रीफकेस लेकर और सबकी आंखों में वो बजट का ब्रीफकेस चमकता था। लेकिन वो ब्रीफकेस अब परिवर्तित हो गया है एक टैबलेट में और वित्त मंत्री जी टैबलेट से पढ़ती हैं देश का बजट। मैडम, मैंने 3 तरह के चेंजेस देखे हैं रीसेंट पास्ट में। पहला, बजट वर्ड जो है वो एक लैटिन वर्ड बुगेट से निकला है जिसमें एक बक्से के अंदर में यूरोपियन कंट्रीज के जो फाइनेंस मिनिस्टर्स थे वो अपना बजट डॉक्यूमेंट्स लेके जाते थे। वर्तमान सरकार ने इस बात का निर्णय लिया कि उसको हम अपने एक बैग में लेके जाएंगे। एक कॉलोनियल माइंडसेट से निकलते हुए एक इस तरह का निर्णय लिया गया। उसके बाद अब लेटेस्ट ये है कि एक डिजिटल बजट हम लोग प्रेजेंट करेंगे। आपको शायद मालूम नहीं होगा कि आजकल सारे बजट डॉक्यूमेंट्स डिजिटली अवेलेबल रहते हैं पार्लियामेंट में। एक और बात आपके संज्ञान में लाना चाहूंगा, वर्तमान सरकार ने 2016-17 से बजट 1 फरवरी से पेश करना शुरू किया। पहले वो आखिर में पेश हुआ करता था आपके मार्च के महीने में। तो बजट पास होते होते हम अगले वित्त वर्ष के मई जून तक चले जाते थे। तो इफेक्टिवली किसी मंत्रालय को मुश्किल से 10 महीने या 8 महीने मिलते थे। अभी 1 फरवरी को जब हम बजट पेश करते हैं तो उससे हमारी तैयारी सारे मंत्रालयों के सुचारू रूप से होती है और हम 1 अप्रैल से उस बजट का खर्चा करने का जो काम है वो प्रारंभ कर सकते हैं। आशीष जी ने बड़ी सरलता से बताया कि 1 फरवरी को बजट आता है, 1 अप्रैल से बजट लागू होता है। 1 फरवरी से लेकर 1 अप्रैल के बीच हम जैसे मंत्री और हमारे अधिकारी क्या जद्दोजहद करते हैं, वो कहानी भी तो सुनिएगा। लेकिन कल आने वाला है देश का बजट। उस देश के बजट के बारे में, हलवा सेरेमनी के बारे में, ब्रीफकेस से लेकर डिजिटल डेमोक्रेसी के बारे में बताने के लिए आशीष जी आपको बहुत धन्यवाद और आपकी टीम को देश की ओर से बहुत बहुत बधाई। जैसे कि अभिषेक ने कहा कि डिजिटल डेमोक्रेसी की सबसे बड़ी ताकत कि न सिर्फ वित्तीय संगठन बल्कि देश का साधारण नागरिक अपने प्रधान सेवक को बताए कि वो बजट से चाहते क्या है। तो कल न सिर्फ बजट को सुने देखें बल्कि बजट के बारे में डिजिटली भी एम्पावर्ड हो, माईगव से जुड़े। मैं तो एक गृहिणी के नाते इतना ही कह सकती हूँ, कल आएगा ऑन अकाउंट बजट, वोट ऑन अकाउंट का बजट आएगा और मैं तो कहूँगी आशीष जी ना मिल चुका है 10 साल में कि थोड़ा है, थोड़े की जरूरत है। थोड़ा है, थोड़े की जरूरत है, जिंदगी फिर भी यहाँ खूबसूरत है। थोड़ा है, थोड़े की जरूरत है। क्या चिंता आपकी परीक्षा की तैयारी में बाधा बन रही है और आप परिणामों के बारे में चिंतित हैं? टेलीमानस के 14416 पर संपर्क करें। पता है, न्याय विभाग भारत सरकार ने गरीब और जरूरतमंदों को न्याय दिलाने की प्रक्रिया को किया और भी आसान। हाँ बिल्कुल, टेलीलॉ और न्याय बंधु सेवाओं का हो गया है एकीकरण। अब चाहे टेलीलॉ के माध्यम से मुफ्त कानूनी सलाह लेनी हो या न्याय बंधु में पंजीकृत वकीलों से कोर्ट में निःशुल्क कानूनी सहायता के लिए जुड़ना हो, अब दोनों एक ही ऐप पर उपलब्ध।
डाउनलोड करें आज ही टेली लॉ फॉर सिटीजंस मोबाइल ऐप अथवा लॉग इन करें www.tele-law.in या अपने नजदीकी CSC सेंटर से संपर्क करें। न्याय विभाग भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। देश के बजट को कैसे बनाते हैं ये तो आपने आशीष जी से सुन लिया, लेकिन बजट बनाने के बाद सचिवों का क्या हाल होता है, मंत्री कितनी जद्दोजहद करते हैं, ये कहानी आज तक ना किसी ने सुनी, ना किसी ने देखी, ना किसी ने जानी। वर्तमान में हमारे स्टूडियो में विद्यमान है श्री इंदिवर पांडे, सचिव महिला बाल विकास मंत्रालय, चंचल कुमार जी जो हमारे देश के पूर्वोत्तर के जितने भी राज्य हैं उनका संरक्षण कराते हैं प्रधानमंत्री जी के दिशा निर्देश अनुसार, सचिव डोनर, साथ है डिपार्टमेंट ऑफ सोशल जस्टिस ऑफ एम्पावरमेंट, सुभाष गर्ग जी उनके सचिव हैं, जया जी एडिशनल सेक्रेटरी हैं ट्राइबल मिनिस्ट्री की। पांडे जी, सबसे पहले तो आपसे शुरुआत करती हूँ। आपके लिए बहुत बड़ी चुनौती होती है जब 1 फरवरी को देश का बजट डिक्लेयर हो जाता है, फिर पूरा का पूरा मंत्रालय इस जद्दोजहद में रहता है कि जो अनाउंसमेंट हुई है उसको आप देश में महिलाओं और बच्चों तक कैसे पहुंचाएं। थोड़ा बताइए कि अफसरों के साथ, प्रदेश की सरकारों के साथ आपकी क्या वार्ता रहती है, आपकी क्या कोशिश है? जी, सबसे पहले तो जैसे ही बजट का अनाउंसमेंट होता है तो उसमें कुछ की अनाउंसमेंट होते हैं महिलाओं और बच्चों के लिए। तो जैसे कि हम पहले सोशल मीडिया के थ्रू उसको प्रोपेगेट करते हैं और साथ के साथ स्टेट्स को हमें बताना पड़ता है कि किस स्कीम के माध्यम से हम इसको इम्प्लीमेंट करेंगे और उस स्कीम में कितना बजट है और इस दिशा में स्टेट्स को क्या क्या काम करना है, उनकी अपनी उसके लिए बजट लाइंस हैं या नहीं, ये सारी चीजें हमें। बजट लाइन का मतलब कि प्रदेश की सरकार के पास बजट को धरातल पर उतारने के लिए क्या व्यवस्था प्रशासनिक है या नहीं है। पांडे जी, एक वक्त ऐसा था कि साल में शायद एक ही बार समीक्षा करते थे कि इतना बजट पिछले साल का खर्चा हो गया, ताकि आगामी बजट में किस प्रकार से एडजस्टमेंट करें। जैसे घर में गृहिणी करती है, कितना पैसा बचा, कितना पैसा खर्चा हुआ और कितने पैसे की जरूरत है। अब प्रधानमंत्री जी का जो आदेश है कि हर महीने आप समीक्षा करें कि कितने कार्य को किया गया है, कितने कार्य की गति कम है और कितने कार्यों को जो पूर्ण हो चुके हैं अब उस लाइन को बंद करना है। तो प्रदेश की सरकारों के साथ ये समन्वय आप कैसे बैठाते? अब जो स्थिति है पहले की तुलना में एक बहुत मेजर चेंज हुआ है, जो कि अब PFMS के थ्रू और सिंगल नोडल अकाउंट्स के थ्रू सारा पैसा ट्रांसफर होता है। मतलब कि हर प्रदेश की सरकार का हर विषय पर एक अलग बैंक का खाता खुलता है, भारत की तिजोरी से उस बैंक के खाते में सीधा पैसा जाता है, ताकि भारत के सचिव जो हैं अलग अलग विभागों के, वो समीक्षा कर सकें कि पैसा देश की तिजोरी से प्रदेश की तिजोरी में सही गया कि नहीं और सही खर्चा हुआ कि। जी, बिल्कुल सही बात है। और 2 पार्ट्स होते हैं, एक हमारा जो केंद्र सरकार से जो पैसा जाता है और बहुत सारी स्कीम में राज्य सरकार का भी शेयर होता है, वो भी जाता है। टाइमली राज्य सरकार का शेयर पहुंचा कि नहीं, और उसके बाद हम हर टाइम पे ऑनलाइन देख सकते हैं कि किस राज्य ने किस स्कीम में कितना पैसा खर्चा किया, ताकि धरातल पे कितना काम हुआ। ये चीज पहले नहीं थी और ये एक बहुत बड़ा चेंज है। जो कंसर्न डिपार्टमेंट्स हैं वो एम्पावर हुए हैं उसके लिए, उनके पास पूरी शक्ति है, उनको पता है कि हमारे पास आज के दिन में इतना पैसा है, उनको फाइनेंस डिपार्टमेंट में स्टेट के पास नहीं जाता है और पूरी जिम्मेदारी उनकी है। तो इसलिए अब हम हर महीने रिव्यू करते हैं, हमारी माननीय मंत्री जी हर 3 महीने पे रिव्यू करती हैं हर स्टेट का, हर स्कीम का, और तभी जाके मतलब हम देखते हैं कि पिछले साल जैसे हमने 98.4% करीब अपना खर्चा किया था, जबकि पिछले साल SNA पहली बार शुरू हुआ था, तो हम कहते हैं बहुत बड़ा अचीवमेंट था उस हिसाब से देखा। चंचल जी, लोग कहते हैं कि पूर्वोत्तर में सेवा देना इंफ्रास्ट्रक्चर की दृष्टि से एक चुनौती था, डिजिटल डेमोक्रेसी की दृष्टि से एक चुनौती था। तो सचिव डोनर के नाते आप जब पूर्वोत्तर के राज्यों की सेवा करते हैं, उसमें आपको क्या चुनौती आती है और इन 10 वर्षों में क्या बदला है इस पूरे विषय में? पिछले 9 साल में हम लोग यह देखते हैं कि 54 मंत्रालय जो हैं भारत सरकार के, उनकी राशि कैसे खर्च हो रही है और कितनी खर्च हो रही है। 99% से अधिक राशि हम लोगों ने खर्च की है सिर्फ 54 मंत्रालय के माध्यम से। इसके अलावा और भी कई योजनाएं हैं जो हम बहुत तेजी से वहां कर रहे हैं। अब सौभाग्य की बात है कि हर 8 राज्यों में अब सड़क की बहुत अच्छी संपर्क व्यवस्था हो गई है, राष्ट्रीय राजमार्ग काफी बने हैं, NHAI और NHIDCL के माध्यम से काफी सड़कें बन रही है। इसके अलावा रेलवे की भी संपर्कता हर राज्य के साथ बन गई है। पहले किन किन राज्यों में रेल की व्यवस्था नहीं थी? राज्य की राजधानी में मिजोरम के पास हम चले गए हैं, आइजोल के पास हम लोग जा रहे हैं, उसी तरह इम्फाल के भी पास हम लोग जा रहे हैं, नागालैंड में भी हम लोगों ने काफी नजदीक तक उस राज्य में पहुंच कर ली है। और योजनाएं जो है इस साल के अंत तक 2024-2025 तक इन योजनाओं में पूर्णता भी आ जाएगी।
सौरभ जी, आपका जो विभाग है सामाजिक न्याय का, में बहुत बड़ा एक मेरी दृष्टि से बदलाव ये आया कि विकलांग की श्रेणी में आते थे, प्रधानमंत्री जी ने उनका सम्मान बढ़ाते हुए उन्हें दिव्यांग कहा। आप एलिम्को के माध्यम से देश में कई राज्यों में जो हमारे दिव्यांग जन है उनको यंत्र दिलाते हैं, व्यवस्था दिलाते हैं, तो आप बजट कैसे खर्चा करते हैं? सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग का मुख्य हमारा है कि जो समाज के लाभवंचित वर्ग हैं उनको हम कैसे लाभ पहुंचा सके। इसके लिए हमारे विभिन्न प्रोग्राम हैं और उसमें सबसे बड़ा है कि किस तरह छात्रवृत्ति हम दे पाते हैं। इसमें हमारे अनुसूचित जाति हैं, अन्य पिछड़े वर्ग हैं और हमारा फोकस यही है कि वंचित लोगों की क्षमता, अवसर और गरिमा में सुधार हम कर सकें। उसके अलावा जो वृद्ध नागरिक हैं उनके लिए भी प्रोग्राम है कि जैसे यंत्र दिया जाता है इनको सहायक करने के लिए। अब तक आपने कितनी स्कॉलरशिप्स दी हैं और यंत्र देश भर में बांटे हैं? अगर हम विभिन्न कैटेगरीज में देखें तो पिछले 5 वर्षों में हमने करीब 5 करोड़ स्टूडेंट्स को छात्रवृत्ति दी है और इसके अलावा करीब 300 जिलों में ये हमने कैंप्स किए हैं जहाँ पे वृद्ध लोगों को यंत्र दिए जाते हैं और अब तक करीब 15 लाख वृद्ध लोगों को हम दे चुके हैं पिछले 3-4 साल में। जया जी, आप एडिशनल सेक्रेटरी हैं ट्राइबल अफेयर्स मंत्रालय में, जनजातीय विभाग में। प्रधानमंत्री जी की एक अनूठी सोच है, प्रधानमंत्री जनमन। पहली बार ऐसा देखा गया है कि जनजातीय समूह में मात्र देश में 25 लाख ऐसे लोग हैं जो आज तक वंचित रहे हैं किसी न किसी सुविधा से। बारीकी से ये सोच का धरा पे परिवर्तित होना। जया जी, इसके बारे में थोड़ा बताइए हमारे श्रोताओं को। पीएम जनमन एक अभियान है, मिशन है, जिससे 75 ऐसे अनुसूचित जनजातियां हैं जो हम पर्टिकुलरली वल्नरेबल कहते हैं, जो सबसे पीछे कड़ी में खड़े हुए हैं। और इस साल के बजट में अनाउंस हुआ था कि एक मिशन इस तरह का डेवलप होगा और ये हाल ही में नवंबर 15 को जो भगवान बिरसा मुंडा का बर्थ एनिवर्सरी भी है और जिसको भारत सरकार ने जनजातीय गौरव दिवस का नाम दे करके उसको रिकॉग्नाइज किया है। तो इस जनजातीय गौरव दिवस 2023 को माननीय प्रधानमंत्री जी ने पीएम जनमन को लॉन्च किया था उनके ही जन्म स्थान पर खुंटी, झारखंड राज्य में। और उसके अलावा बाकी सब जो भी बेनिफिट्स हैं, जिस तरह से आधार कार्ड हो, पीएम जनधन हो, इस तरह कई बेनिफिट्स जो तुरंत इन वंचित वर्गों के पास पहुंचना है, इसको भी पहुंचना है, ये इस अभियान का ध्येय है। और इस ध्येय के चलते हुए एक आईईसी कैंपेन हमने शुरू किया है, जिसमें मैं खुशी से बता सकती हूँ कि तकरीबन 60,000 लोगों को जो है आधार कार्ड बन चुके हैं। पीएम जनमन कई हजारों लोगों का बन चुका है, किसान क्रेडिट कार्ड बन रहा है। साथ ही में जितने मंत्रालयों के द्वारा जो इस अभियान में जिस तरह का बेनिफिट पहुंचाना है, चाहे वो आंगनबाड़ी हो, चाहे वो मल्टीपर्पज सेंटर्स हो, मोबाइल मेडिकल यूनिट्स हो, इस तरह कई चीजें जो पहुंचाने हैं उसका सैंक्शन ऑर्डर्स निकल रहे हैं और ये पीएम जनमन ऑन द ग्राउंड बढ़िया ढंग से जो है चल रहा है। जैसे जया जी ने खुशी का इजहार किया कि चाहे जनजातीय समुदाय में जो विषम परिस्थिति में विशेष 25 लाख नागरिक हैं हमारे, उनके लिए पूरी सरकार, विभाग चाहे कोई भी हो, संकल्पित है। जैसा कि सौरभ जी ने कहा, 5 करोड़ से ज्यादा विद्यार्थियों को सामाजिक न्याय मंत्रालय के अंतर्गत स्कॉलरशिप दी गई है। चंचल जी ने जैसे बताया कि देश का बजट इस्तेमाल होता है विशेष पूर्वोत्तर राज्यों के लिए 4 लाख से ज्यादा रुपया करोड़ों में खर्च हो चुका है। 4 लाख करोड़ का खर्चा सिर्फ पूर्वोत्तर के लिए नहीं बल्कि देश का बजट देश की महिलाओं के लिए भी आंगनबाड़ी के माध्यम से संचालित होता है। 14 लाख से ज्यादा आंगनबाड़ी में, 22 लाख से ज्यादा आंगनबाड़ी की हमारी बहनें, देश में 10 करोड़ 6 साल से कम उम्र के बच्चे और 2.5 करोड़ लगभग गर्भवती और प्रसूता बहनों को सहयोग दे। तो आपका देश का जो बजट है वो सिर्फ वित्तीय व्यवस्था को सुदृढ़ नहीं बल्कि समाज को संरक्षित करने का भी एक माध्यम है। और इसीलिए मेरा ये मानना है कि पैसे पे इतना गुरूर ना करें। ये पैसा अगर किसी के काम आए ताकि उसका उत्थान हो, तभी उस पैसे की सही है। पैसा, ये पैसा, पैसा है कैसा, नहीं कोई ऐसा जैसा ये पैसा। ये हो मुसीबत न हो मुसीबत, हो मुसीबत न हो मुसीबत, 7, 8, 9 पैसा, ये पैसा, पैसा है कैसा, नहीं कोई ऐसा जैसा ये पैसा। ये हो मुसीबत न हो मुसीबत, हो मुसीबत न हो मुसीबत, 7
आपको नींद में परेशानी होती है या आप बीच रात बार बार जगते हैं? टेलीमानस के 14416 पर कॉल करें और हमारे प्रशिक्षित परामर्शदाता आपकी सहायता करेंगे। कानूनी मदद और सलाह दिलाती, टेलीलॉ हमें सही राह दिखाती। अब टेलीलॉ के माध्यम से न सिर्फ घर बैठे मुफ्त कानूनी सलाह ले सकते हैं, बल्कि अनुभवी वकीलों से कोर्ट में कानूनी सहायता भी पा सकते हैं। तो डाउनलोड करें आज ही टेलीलॉ फॉर सिटीजंस मोबाइल ऐप अथवा लॉग इन करें www.tele-law.in या अपने नजदीकी CSC सेंटर से संपर्क करें। न्याय विभाग भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। स्वागत है देश के बजट के बारे में इस चर्चा में। जैसा कि आशीष जी ने बताया कि 1 फरवरी को बजट आता है, 1 अप्रैल से प्रधानमंत्री जी की अपेक्षा है कि आप बजट को इम्प्लीमेंट करना शुरू करें। और आज देश के बजट के संदर्भ में इस सेगमेंट में बात करने आए हैं सचिव रोड ट्रांसपोर्ट हाईवेज अनुराग जैन जी। वालनम जी, आप जितने एयरपोर्ट्स देश के देखते हैं उनके सचिव जो हैं वो हैं वालनम जी, और अंजलि गोयल जी जो पूर्व मेंबर फाइनेंस है रेलवे बोर्ड की। अनुराग जी, आपसे शुरू करते हैं। बड़ा आसान है कहना कि बजट दे दिया गया है, सड़क बनाओ। जद्दोजहद कितनी रहती है और ये बजट सड़क बनाने के लिए, हाईवे बनाने के, आप इसको इम्प्लीमेंट कैसे करते? किसी भी प्रोजेक्ट को, स्पेशली रोड की बात करें तो लैंड एक्विजिशन जो है सबसे महत्व है। उसकी क्लियरेंसेज, एनवायरमेंटल क्लियरेंस, फॉरेस्ट क्लियरेंस, पहले से जो बिजली के तार जा रहे हैं, टेलीफोन है, वाटर पाइप्स हैं, इरिगेशन की वाटर पाइपलाइंस। तो इसलिए एडवांस प्लानिंग के लिए सबसे पहले तो मैं माननीय प्रधानमंत्री जी के जो मार्गदर्शन में हमारा प्रधानमंत्री गति शक्ति प्रोग्राम बना, उसकी वजह से प्लानिंग बहुत अच्छी शुरू हो गई और इन सब चीज़ों की तैयारी हम लोग एडवांस में करनी शुरू करते हैं। जो प्रोजेक्ट्स अगले साल लिए जाने वाले हैं उनकी इस प्रकार की प्लानिंग, सारी तैयारी इस साल हो जाए। लोगों को ये लगता है कि बजट अनाउंस हुआ तो तब जद्दोजहद शुरू होगी सड़क बनाने की, लेकिन कि जैसे श्रोताओं को अनुराग जी ने कहा है, 1-1.5 साल पहले से ही सुनिश्चित करती है सरकार आपकी कि आपको कहाँ हाईवे बनानी है, कहाँ हाईवे का विस्तार करना है, किस गाँव की सड़क से हाईवे को जोड़ना है। तत्पश्चात जब ये प्रस्ताव फाइनेंस मिनिस्ट्री में जाते हैं, वित्त मंत्रालय में जाते हैं, वित्त मंत्रालय 1 तारीख को बताता है कि आपको कितना पैसा मिलने वाला है। अनुराग जी, उसके हिसाब से फिर आप अपना काम शुरू करते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी के जिस प्रकार से मार्गदर्शन में काम होना शुरू हुआ है, हम लोगों को एक अंदाज अक्टूबर के महीने में मिल जाता है कि अगले साल में हमें कितना पैसा मिलने वाला है। उसके बाद अंतिम रूप से जब बजट को रूप दिया जाता है, थोड़ा बहुत उसमें अंतर आता है और उस हिसाब से हमारी पूरी प्लानिंग बन चुकी होती है। तो वालनम जी, जैसे कि अनुराग जी ने कहा कि पहले से ही तय हो जाता है कि किस इलाके में सड़क की जरूरत है, हाईवे का विस्तार का काम कैसे चलना है, और साथ ही पुराने जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको किस गति से समाप्त करना है। अब इतने एयरपोर्ट 1947 के बाद से शायद नहीं बने, उतने आपने 10 सालों में बना लिए हैं। वालनम जी, एक सुविधा जो प्रधानमंत्री कहते हैं, जो चप्पल पहनता है वो भी हवाई सफर कर सके, तो उड़ान की दृष्टि से आप बजट जब आता है तो वो कितना इम्पैक्ट होता है कि ज्यादा से ज्यादा हमारे यहाँ पर हवाई सेवा का विस्तार हो? हमारे लिए गाइडिंग प्रिंसिपल है कि उड़े देश का आम नागरिक। तो उस प्रिंसिपल को देख के ये एक स्कीम नया सरकार ने बनाया था, RCS उड़ान, और इसका ऑब्जेक्टिव था कि अनकनेक्टेड एरियाज, मतलब जो जगह जहाँ पे हवाई जहाज का ना तो एयरपोर्ट था ना तो कनेक्टिविटी था, इन एरियाज को देख के कैसा कनेक्टिविटी बनाने का। तो ये RCS उड़ान 2016 में शुरू किया था और अब तक का ये है कि सफलता की 76 लोकेशंस आर कनेक्टेड, और उसके साथ क्या हुआ कि अबाउट 500 न्यू रूट्स, मतलब एक जगह से एक जगह जो अनसर्व थे पहले, तो अभी दे आर कनेक्टेड। एंड सबसे खुशी का बात है विद दिस 1.4 करोड़ नागरिक जो पहला बिल्कुल ही एयर कनेक्टिविटी का फैसिलिटी नहीं था, तो नाउ दे आर गेटिंग दैट फैसिलिटी। अंजलि जी, जल, थल, नभ और रेल, देश का बजट पहले अलग से बनता था और रेल का बजट अलग से बनता था, अब दोनों ही एक दूसरे में समाहित हो चुके हैं। तो जैसे कि अनुराग जी ने कहा कि सड़क का विस्तार कैसे हुआ, हाईवेज का विस्तार कैसे हुआ, वालनम जी ने बताया कि आम नागरिक कैसे उड़े देश का, और एयरपोर्ट्स में क्या व्यवस्था बदली, रेल में क्या बदलाव आया? मैम, रेल में तो बहुत ही ज़्यादा बदलाव आया है। उसका एक कारण यह है कि जब से बजट मर्ज हुआ है तब से रेलवे को जो धन प्राप्ति होती है 10 गुना से ज्यादा बढ़ गई है। आज का बजट 2,40,000 करोड़ है, जबकि रेल ने ऐसा ग्रॉस बजटरी सपोर्ट कभी देखा ही नहीं है। उसकी वजह से 3-4 चीजों में फर्क पड़ा है। एक तो हमने बहुत विस्तार में प्लानिंग करी कि जब इकोनॉमी $5 ट्रिलियन की तरफ बढ़ रही है तो कोयले का लोडिंग बढ़ेगा, पैसेंजर मूवमेंट बढ़ेगी। उस दोनों को रखते हुए हमने बहुत सारी लाइनों के प्रोजेक्ट सैंक्शन करे, डबलिंग, क्वाड्रुपलिंग ऑन
नॉन हाई डेंसिटी नेटवर्क, जैसे दिल्ली से बॉम्बे, बॉम्बे से हावड़ा, इस किस्म के कॉरिडोर जहाँ हैं जहाँ की डेंसिटी ऑफ ट्रैफिक बहुत ज्यादा थी, उसमें जब दोहरीकरण हुआ, क्वाड्रुपलिंग ऑफ लाइन्स हुई, तो कैपेसिटी बढ़ गई, उसमें फ्रेट ट्रेन भी ज्यादा बढ़ सकती हैं। आजकल आपकी जो ट्रेन सबसे ज्यादा विख्यात हो गई है वो है वंदे भारत, और आज लालाहित है हर वर्ग, हर जिला की भाई मेरे जिले में, मेरे स्टेशन पर एक वंदे भारत की ट्रेन जरूर होनी चाहिए। लेकिन ये उम्मीद जो जागृत हुई है देश में, एक वंदे भारत की ट्रेन चलाने के लिए भारत सरकार को लगभग कितना खर्चा करना पड़ता है? मैम, क्योंकि ये एक इंडिजिनस ट्रेन है और आत्मनिर्भर भारत के तहत बनी है, इसलिए इसका खर्चा आगे चल के कम ही होगा, पर आज की डेट में एक रेक 100 करोड़ के करीब पड़ता है। हमें तो उम्मीद यही है कि हम हर जगह को वंदे भारत तोहफे में दें, पर साथ साथ आत्मनिर्भर भारत के तहत में अमृत भारत ट्रेन भी प्रधानमंत्री जी ने फ्लैग की हैं। उसका फ़ायदा ये है कि जो हमारे एग्जिस्टिंग LHB कोचेज़ हैं उनको रेट्रोफिट किया गया है आम आदमी के लिए, मगर बहुत अच्छी सुविधाएं दी गई हैं, वंदे भारत जैसा एक्सपीरियंस दिया जा रहा है, इसलिए हमें उम्मीद है कि ये तोहफा भी सबको अच्छा लगेगा। अंजलि जी, आप तो जानती हैं कि पन्ना की तमन्ना है कि हीरा उसे मिल जाए, हीरा की तमन्ना पता नहीं क्या क्या है, लेकिन हाँ लिटरली आज जब आप सब यहाँ पर हमारे श्रोताओं को बता रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी के सानिध्य में देश का बजट कैसे सड़क, हाईवे, एयरपोर्ट और रेल को सुदृढ़ करने में, सशक्त करने में अपना योगदान देता है, तो मैं तो इतना ही कहूँगी कि जिनकी इच्छा है कि वंदे भारत उनके गांव, उनकी गली, उनके रेलवे स्टेशन से गुजरे, उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि देश की वित्तीय व्यवस्था में हम सब योगदान दें। टैक्स जो हमारी ओर से देश में जाना चाहिए, उस टैक्स में कोई हम चोरी ना करें। ये थोड़ी अगर हम वित्तीय जिम्मेदारी निभाएं, जैसे कि मैंने कहा पन्ना की तमन्ना है, सबकी तमन्नाएं पूरी होने में सरकार कोई कसर नहीं छोड़ेगी। पन्ना की तमन्ना है कि हीरा मुझे मिल जाए, चाहे मेरी जान जाए, चाहे मेरा दिल जाए। हीरा तो पहले ही किसी और का हो चुका, किसी की मद भरी आंखों में हो चुका, यादों की बस धूल बन चुका दिल का फूल। सीने पे मैं रख दूं जो हाथ फिर खिल जाए, चाहे मेरी जान जाए, चाहे मेरा दिल जाए। क्या तनाव आपके मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर बुरा असर डाल रहा है और आप समय प्रबंधन नहीं कर पा रहे? तनाव प्रबंधन के लिए टेलीमानस के 14416 पर संपर्क करें। पता है, न्याय विभाग भारत सरकार ने गरीब और जरूरतमंदों को न्याय दिलाने की प्रक्रिया को किया और भी आसान। हाँ बिल्कुल, टेलीलॉ और न्याय बंधु सेवाओं का हो गया है एकीकरण। अब चाहे टेलीलॉ के माध्यम से मुफ्त कानूनी सलाह लेनी हो या न्याय बंधु में पंजीकृत वकीलों से कोर्ट में निःशुल्क कानूनी सहायता के लिए जुड़ना हो, अब दोनों एक ही ऐप पर उपलब्ध। डाउनलोड करें आज ही टेलीलॉ फॉर सिटीजंस मोबाइल ऐप अथवा लॉग इन करें www.tele-law.in या अपने नजदीकी CSC सेंटर से संपर्क करें। न्याय विभाग भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। नई सोच नई कहानी में देश का बजट कैसे बनता है इसकी जानकारी तो आपको मिली, लेकिन वर्तमान में स्टूडियो में दो संजय हैं। जी हाँ, ये दोनों ही संजय देश के बजट को कैसे देश की शिक्षा प्रणाली में अवतरित करवाना है इसका काम करते हैं। संजय मूर्ति जी जो उच्च शिक्षा के सचिव हैं और स्कूली शिक्षा के सचिव संजय कुमार जी। मूर्ति जी, आपसे शुरुआत करती हूँ। अभी जानकारी आई है कि देश के बजट के साथ साथ देश का संकल्प की कोई फॉरेन यूनिवर्सिटी गिफ्ट सिटी में आए, उसका अभी कोई उल्लेख हमने सुना है न्यूज में। लेकिन देश के जो हमारे कॉलेजेस हैं, हमारे यूनिवर्सिटीज हैं, या आपका जो डिजिटली शिक्षा देने का संकल्प है, उसमें 1 फरवरी और 1 अप्रैल के बीच आप क्या तैयारी करते हैं सचिव के नाते? पहले सवाल जो फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ के बारे में है, दो महत्वपूर्ण ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटीज़ आ चुकी हैं, वुलंगडॉन यूनिवर्सिटी और डीकन यूनिवर्सिटी, जो इस साल से उनके एकेडमिक सेशन शुरू करने वाले। साथ साथ में मैडम जो 9 साल से जो काम किए जा रहे हैं एक्रेडिटेशन के बारे में,
हमारी यूनिवर्सिटीज़ ग्लोबल रैंकिंग्स में, QS रैंकिंग में जो 9 सिर्फ थे यूनिवर्सिटीज़, आज की तारीख में 45 यूनिवर्सिटीज़ ये इंटरनेशनल रैंकिंग्स में आ चुकी हैं। बजट की जहाँ तक सवाल जो प्रिपरेशन है मैडम, हमारी वृद्धि बजट में 26,000 करोड़ से लेके 43,000 करोड़ तक का बढ़ोतरी हुई है, जो 65% की इंक्रीज है। और इसमें नए नए क्षेत्र रिसर्च और डेवलपमेंट में खास तौर पिछली बजट में AI के माध्यम से हेल्थ, सस्टेनेबल सिटीज और एग्रीकल्चर में कैसा विशेषकर हमारे एजुकेशन यूनिवर्सिटीज काम कर सकते हैं, उसके विशेषकर जोर दिया है। यह चैलेंज मेथड के माध्यम से इसकी सिलेक्शन होगी और AI की इंटरवेंशन से इस आम जिंदगी में कैसा बेहतर आ सकता है उसकी कोशिश है। संजय कुमार जी, आप स्कूली शिक्षा में योगदान देते हैं, सचिव हैं स्कूली शिक्षा विभाग के। स्कूली शिक्षा एक बढ़ती आबादी में और वो स्कूली शिक्षा एक आम परिवार के साधारण बजट में पूरी हो सके, उसके लिए भारत सरकार की ओर से आप क्या दिशा निर्देश देते हैं अथवा आप क्या योगदान देते हैं? मैम, सबसे बृहत यदि कोई व्यवस्था है तो वो स्कूली शिक्षा की। लगभग देश में 25 करोड़ बच्चे हैं जो हमारे 14,66,000 में जा रहे हैं और सरकार की हमेशा ये मंशा रही है कि हमारे बच्चों को आसानी से उनके घर से जो निकटतम विद्यालय है वहां पर उनका नामांकन सके और ये विशुद्ध रूप से निःशुल्क हो। इसके लिए हम अभी जो वर्तमान में हमारी स्कीम चल रही है समग्र शिक्षा अभियान, जिसे हमने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 से अलाइन कर दिया है, उसके तहत हम कई तरह की सुविधाएं अपने बच्चों को देते हैं। उसमें उनको किताबों के लिए पैसे दिए जाते हैं, उनको स्कूल ड्रेस के लिए पैसे दिए जाते हैं और इसका प्रतिफल ये रहा है मैम कि 1 से 8 तक जो एलिमेंट्री एजुकेशन बोलते हैं उसमें हमारा जो ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो है ये 100% हमारा हो चुका है। आराधना जी, जैसे कि संजय कुमार जी कह रहे हैं कि बृहद व्यवस्था स्कूली शिक्षा के लिए भारत सरकार करती है, लेकिन विश्व का सबसे बृहद जो स्वास्थ्य सेवा का प्रकल्प है वो है आयुष्मान भारत योजना, जिसमें 10 करोड़ से ज्यादा गरीब परिवारों को आप लोग संरक्षित करते हैं आपके विभाग के द्वारा। 10 करोड़ परिवार मतलब एक परिवार में लगभग 4 से 5 सदस्य, मतलब देश की 50 करोड़ की आबादी का संरक्षण आप मुफ्त में करवाते हैं लगभग 27 से 28 हजार अस्पतालों के माध्यम से। तो जब बजट आता है, और मेरी तो रुचि ये भी जानने में है कि प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र जब चलते हैं तो आप कैसे उसको बजट के माध्यम से सपोर्ट देती हैं? भारत सरकार ये चाहती है कि हर व्यक्ति तक स्वास्थ्य सुविधा मुफ्त उनको मिल सके, क्वालिटी केयर मिले, उन्हें एफोर्डेबल एंड एक्सेसिबल हेल्थ केयर मिले। तो इसके लिए जो सबसे बड़ी योजना है हमारी जो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना है, इसमें लगभग 60 करोड़ भारतीय को हम लोग इसमें कवर किए हैं और इसमें लगभग अभी तक 6 करोड़ लोगों ने ट्रीटमेंट भी ले लिया है और लगभग 77,000 करोड़ वर्थ ऑफ ट्रीटमेंट हो चुका है। तो देश का बजट देश के नागरिक के बजट को संरक्षित भी करता है। मेन कॉम्प्रिहेंसिव प्राइमरी हेल्थ केयर एक मेजर फोकस है, जिसमें हमारे आयुष्मान आरोग्य मंदिर लगभग 1,65,000 करीब हैं पूरे देश में, जो पंचायत स्तर पर फर्स्ट कटिंग एज जिसको हम कहते हैं, जिसमें सभी स्वास्थ्य सुविधाएं मुफ्त में मिलती हैं। तो 12 करीब हेल्थ पैकेजेस उसमें है, जिसमें मैटरनल हेल्थ, चाइल्ड हेल्थ, जीरियाट्रिक केयर, इस तरह के सारे मेंटल हेल्थ सभी कंपोनेंट्स को हम लोग उसमें कवर करते हैं। उसमें मुफ्त उन्हें दवा दी जाती है, मुफ्त जांच होती है। तो ये सारी चीज़ों का प्रबंध हमारे जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन है उसके तहत बजट में प्रावधान किया जाता है। सनी मूर्ति जी, जैसे कि आराधना जी ने कहा कि देश का बजट देश का पैसा भी बचाता है और साधारण नागरिक की स्वास्थ्य की चिंता करने के साथ साथ उनके जेब की चिंता भी करता है, लेकिन आपका उच्च शिक्षा विभाग जो है उसमें जो हमारे आज के नागरिक, जो फ्यूचर है हमारे देश का, अमृत जेनरेशन जो है, वो आगामी समय के लिए कैसे तैयार हो, शिक्षा में आप बजट को क्या उसके लिए भी इस्तेमाल करते हैं कि आने वाली चुनौतियों से वो कैसे जूझें? जी मैडम, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में एक फंडामेंटल चेंज लाई है एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस में, उनकी सोच में और इम्प्लीमेंटेशन में। नए नए कॉन्सेप्ट्स, मल्टीपल एंट्री, मल्टीपल एग्जिट के साथ बच्चों को अपने रुचि के हिसाब से कैसा पढ़ाई करना चाहता है, कौन सी रुचि की सब्जेक्ट लेना चाहता है, वो प्रावधान किया गया है। ये टेक्नोलॉजी के माध्यम से और विस्तृत की गई है एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स के माध्यम से, जिसमें जो बच्चा उसकी जो इच्छा के अनुसार जो स्किल सेट्स लेता है वो डॉक्यूमेंट अपने मार्कशीट्स में आ जाती हैं, जो उनकी स्किल सेट्स को बढ़ावा देते हुए जो इंडस्ट्री और सोसाइटी के चैलेंजेस को मीट करने के लिए वो स्किल सेट्स उनको पर्याप्त मिल पाए और उसको एग्जीक्यूट करने के लिए भी वो एक प्लेटफॉर्म दे चुका है हमारे बच्चों को। संजय जी, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, आपने जो कहा
कि बृहत शिक्षा की व्यवस्था है स्कूल में, एक जो नज़ारा मुझे याद आता है स्कूली शिक्षा को लेके वो है परीक्षा पे चर्चा। तो क्या परीक्षा पे चर्चा पे किसी ने भी परीक्षा छोड़ के बजट के बारे में प्रधानमंत्री से कभी कोई सवाल किया है? बजट के बारे में तो ज्ञात नहीं है मैम, लेकिन परीक्षा पे चर्चा एक ऐसा अनूठा अभिनव प्रयोग है जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने शुरू किया है और इस वर्ष उसका 7वां वर्ष है और 1,30,00,000 से भी ज़्यादा बच्चों लोगों ने इस बार रजिस्टर किया है। इससे ये अनुमान लगाया जा सकता है कि कितनी उत्सुकता है लोगों में, बच्चों में खासकर ये जानने के लिए कि उस दिन माननीय प्रधानमंत्री जी किस प्रकार से उनके प्रश्नों का जवाब देंगे और परीक्षा को किस प्रकार से सुगम तरीके से दिया जा सके, ये संवाद सुनने के लिए उत्सुक हैं लोग। जैसे कि संजय जी ने कहा कि बच्चे उत्सुक हैं कि पीएम बताएं कि परीक्षा पे चर्चा कैसे हो, टेस्ट और एग्जाम कैसे पास किया जाए। वित्त मंत्रालय वर्तमान में आज 31 तारीख है, उनका टेस्ट कल है बच्चों, और अगर आप प्रधानमंत्री से मिलें और मुट्ठी अगर आपकी बंद हो संकल्पों के साथ, तो मेरी इच्छा है कि प्रधानमंत्री जी आपको आपकी मुट्ठी की ओर इशारा करते हुए पूछे, नन्हे मुन्ने बच्चे तेरी मुट्ठी में क्या है? नन्हे मुन्ने बच्चे तेरी मुट्ठी में क्या है, नन्हे मुन्ने बच्चे तेरी मुट्ठी में क्या है? मुट्ठी में है तकदीर हमारी, मुट्ठी में है तकदीर हमारी, हमने किस्मत को बस में किया है, हमने किस्मत को बस में किया है। भोली भाली मत वाली आँखों में क्या है? आँखों में झूमे उम्मीदों की दिवाली, आँखों में झूमे उम्मीदों की दिवाली, आने वाली दुनिया का सपना सजा है। नन्हे मुन्ने बच्चे तेरी मुट्ठी में क्या है, नन्हे मुन्ने बच्चे तेरी मुट्ठी में क्या है? क्या गुस्सा आप पर हावी हो रहा है? टेलीमानस के 14416 पर कॉल कर गुस्से पर काबू पाने के लिए मार्गदर्शन प्राप्त करें। भाई जब एक ही महीने में 200 के 2000 होते दिखेंगे ना, तो सबकी आंखों के आगे ना बस नोटों की चमक छा जाएगी। और किसे बुरा लगेगा, बिना मेहनत किए इतने पैसे मिल रहे हैं, वो भी घर बैठे। अरे हमें तो बस लोगों की नासमझी का और लालच का ही फायदा उठाना है और उन्हें झांसे में लेना है, और ऐसे हम हो जाएंगे माला माल। कोई ऐसी ही सोच के साथ आपको मीठे सपने दिखा के लूटने आ सकता है। अपना पैसा लालच में आकर नहीं, समझदारी से निवेश करें, क्योंकि बड़े फायदे का लालच नुकसान में बदल सकता है। इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड अथॉरिटी, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। आपने देश का बजट कैसे बनता है ये तो सुन लिया, देश का बजट बनाने वाले आपसे मुखातिब हो चुके, लेकिन आकाशवाणी का बजट कैसे बनता है ये बताने के लिए इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं DPS नेगी जी, जो वित्तीय मेंबर रह चुके हैं प्रसार भारती के। नेगी जी, आप रेडियो का बजट कैसे बनाते हैं? मैडम, हम आकाशवाणी का बजट की प्रक्रिया हर साल जुलाई में शुरू करते हैं, जब हम जितने भी हमारे रीजनल ऑफिसेस हैं, जोनल ऑफिस हैं, उनसे हम आकाशवाणी के डायरेक्टरेट के थ्रू बजट मंगाते हैं। वो DG आकाशवाणी अपना बजट इकट्ठा करके हमारे पास प्रसार भारती में भेजता है, और जो हमारे पास एलोकेशन होता है हम आकाशवाणी की जरूरत के हिसाब से उनको हर साल दे देते हैं। आज आकाशवाणी के कितने स्टेशन हैं पूरे देश में? मैं तकरीबन 450 से ज़्यादा स्टेशन है हमारे आकाशवाणी के पूरे देश में। नहीं जी, कितने लोग आकाशवाणी में काम करते हैं वर्तमान में, क्योंकि लोगों को रेडियो सुनाई देता है, दिखाई नहीं देता। मतलब आकाशवाणी में और पूरे प्रसार भारती के नेटवर्क में मैं कहूँगा तकरीबन 19,000 एम्प्लॉयज़ काम करते हैं जो रेगुलर एम्प्लॉयज़ हैं, और उसके साथ साथ हमारे कॉन्ट्रैक्चुअल और रेगुलर एम्प्लॉयज़ भी हैं। 19,000 लोग, एक आवाज़, एक कार्यक्रम के पीछे 400 से ज़्यादा स्टेशन। ये तो मात्र आकाशवाणी है। 140 करोड़ के ज़्यादा के देश में देश का बजट कैसे बनता है ये आपने सुना। देश का बजट कैसा होगा ये कल आप खुद सुनेंगे, देखेंगे। लेकिन जैसे हमने इस कार्यक्रम की शुरुआत में कहा, बजट बनता इस ध्येय के साथ है कि भारत संरक्षित हो, भारत में आर्थिक व्यवस्था की वृद्धि हो, राष्ट्र का हर एक नागरिक सुरक्षित हो और संकल्पित विकसित भारत बनाने के लिए देश का बजट आपको मुबारक हो। और हाँ, निश्चित रूप से मैं आपसे कहना चाहूंगी कि जब बात रुपए की आती है तो प्रधानमंत्री जी ने इस बात पर तवज्जो दी है, इस बात पर जरूर सबका ध्यान आकृष्ट किया है कि देश का पैसा जब खर्चा हो तो उसमें भी एक डिसिप्लिन रहे, एक अनुशासन रहे, क्योंकि देश की ट्रेजरी का पैसा, देश के खजाने का पैसा राष्ट्र की संपत्ति है। राष्ट्र की संपत्ति को आप संरक्षित रखें, सड़क पर चलें,
तो सब नियम कानून का आप पालन करें, रेल से सफ़र करें तो कृपया राष्ट्रीय संपत्ति को किसी प्रकार से आहत ना करें। ये हमारी जिम्मेदारी है देश के प्रति, देश के बजट के प्रति। कंधों से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं। अब तो हमें आगे बढ़ते हैं रहना, अब तो हमें साथी है बस इतना ही कहना। अब तो हमें आगे बढ़ते हैं रहना, अब तो हमें साथी है बस इतना ही कहना। अब जो भी हो शोला बन के पत्थर है पिघलाना, अब जो भी हो बादल बन के पर्वत पर है छाना। कंधों से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं। देश का बजट, आज इस विषय पर आप सुन रहे थे कार्यक्रम नई सोच नई कहानी की 12वीं कड़ी। प्रस्तुति थी महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी की।